आज हम पढ़ेंगे गांव में ठंड का कहर। सूरज निकल तो आया था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। उत्तर भारत का वह छोटा सा गांव बेलापुर, जहां ठंड हर साल आती थी, पर इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही चुपचाप आई थी। बेलापुर मानचित्र पर कहीं नहीं दिखता। कच्ची गलियां, टूटे फूटे घर, मिट्टी की दीवारें और टीन की छतें। यहाँ के लोग अमीर नहीं थे, पर मेहनती थे। दिन खेतों में, रात चूल्हे के पास। लेकिन इस साल कुछ अलग था। हवा में अजीब सी चुभन थी। गांव के बाहर एक सूखा तालाब था, जिसके किनारे पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह गांव के बुजुर्ग बैठते थे। आज भी बैठे थे, लेकिन आज सब चुप थे। इतनी ठंड कार्तिक में ही बुजुर्ग हरदेव काका ने कांपती आवाज में कहा। उनकी सांस से भाप निकल रही थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा, दूसरे ने कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। हवा तेज हो गई। पीपल के सूखे पत्ते सरसराने लगे। बेलापुर की जिंदगी हमेशा से कठिन रही थी। यहाँ ना पक्की सड़क थी, ना अस्पताल, ना सही स्कूल। बच्चे फटी स्वेटर में स्कूल जाते थे, और कई तो जाते ही नहीं थे। रामू गांव का सबसे गरीब आदमी था। उम्र करीब 35 साल, पर चेहरे पर 50 साल की थकान। उसकी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी। एक कमरा, एक टूटी खिड़की और दरवाजे की जगह पुरानी बोरी। रामू की पत्नी सीता, पतली सी पर आंखों में हिम्मत। 2 बच्चे, मोनू जो 8 साल का और गुड्डी 5 साल की। ठंड में तीनों रामू से चिपक कर सोते थे, क्योंकि कंबल सिर्फ एक था। सीता ने चूल्हा जलाया। लकड़ियां गीली थी, धुआं आंखों में भर गया। सीता खांसने लगी। मोनू ने कहा, अम्मा आज स्कूल नहीं जाऊं? सीता चुप रही। गुड्डू ठंड में कांप रही थी। जाओ बेटा, सीता ने धीरे से कहा। पढ़ाई जरूरी है। पर उसकी आवाज में यकीन नहीं था। रामू खेत की ओर गया। मजदूरी नहीं मिली। मालिक ने कहा, फसल खराब है। ठंड ने मार दी। रामू चुपचाप लौट आया। उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं था। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। हवा हड्डियों के आर पार जाने लगी। गांव के बच्चे जल्दी घरों में घुस गए। कुत्ते गली में सिमट गए। रात आसमान साफ था। तारे चमक रहे थे, लेकिन धरती पर लोग कांप रहे थे। रामू की झोपड़ी में सीता ने बच्चों को बुलाया। कंबल 4 लोगों के लिए छोटा था। रामू बाहर बैठा था। तुम अंदर आ जाओ, सीता ने कहा। रामू बोला, तुम बच्चों के साथ रहो, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह ठीक नहीं था। दूर कहीं किसी के खांसने की आवाज आई, फिर किसी बच्चे के रोने की, फिर एक चीख। अचानक सब शांत। सुबह होने से पहले गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जो बेलापुर कभी नहीं भूलेगा। ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं थी, वह कहर बन चुकी थी। सुबह होने में अभी वक्त था। अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा लग रहा था। बेलापुर की गलियों में सन्नाटा था। यह डर का सन्नाटा था। पीपल के पेड़ के पास सबसे पहले भोला पहुंचा। भोला गांव का सबसे छोटा चरवाहा था। उम्र सिर्फ 12 साल। वह रोज सुबह में अपनी बकरियां लेकर तालाब की ओर जाता था। आज भी गया, लेकिन आज कुछ अलग दिखा। पीपल के नीचे कोई लेटा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। भोला रुका। उसने आवाज लगाई, काका। कोई जवाब नहीं। वह पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह हरदेव काका थे, गांव के सबसे बुजुर्ग, जो कल ही ठंड की बात कर रहे थे। उनकी आंखें खुली थी, पर देख नहीं रही थी।
भोला चीख पड़ा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। कुछ ही देर में लोग जमा हो गए। औरतें मुंह ढककर रोने लगी। मर्द चुप खड़े रहे। किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे। रात में बहुत ठंड थी, किसी ने कहा। कंबल नहीं था, दूसरे ने जोड़ा। हरदेव काका गरीब थे, अकेले रहते थे। सरकार की पेंशन कागजों में अटकी थी। गांव के प्रधान रघुनाथ आए। उन्होंने एक नज़र डाली और बोले, भगवान की मर्जी। यह सुनते ही सीता की आंखें भर आईं। भगवान की मर्जी नहीं, वह धीरे बोली, गरीबी की मर्जी है। कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी, ठंड से मौत, पहली मौत, लेकिन आखिरी नहीं। रामू घर लौटा। उसके चेहरे पर डर था। उसने देखा गुड्डी तेज बुखार में तप रही थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। सीता, रामू घबरा गया। इसे अस्पताल ले चलो। सीता हंस पड़ी, कड़वी हंसी। अस्पताल 30 किलोमीटर दूर। पैसे? रामू चुप हो गया। उसने अपनी पुरानी चादर गुड्डी पर डाल दी, लेकिन कपकपी नहीं रुकी। शाम ढलते ही हवा और तेज हो गई। गांव में आग जलने लगी, लेकिन लकड़ी कम थी और लोग ज्यादा। मोनू आग के पास हाथ सेक रहा था। उसने देखा ललिता चाची अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चा हिल नहीं रहा था। मोनू डर गया। अम्मा, उसने सीता से कहा। वो बच्चा? सीता ने देखा। उसका दिल डूब गया। ललिता चाची चीखी। उनकी चीख आसमान चीर गई। दूसरी मौत। गांव अब डर में था। ठंड दुश्मन बन चुकी थी। रात को रामू बाहर बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल, क्या अगला नंबर हमारा है? दूर कहीं हवा रोई, या शायद गांव रो रहा था। रात और भी ठंडी हो गई थी। हवा अब सिर्फ बह नहीं रही थी, काट रही थी। बेलापुर जैसे किसी बर्फीले पंजे में फंस गया हो। रामू की झोपड़ी में गुड्डी बेहोश पड़ी थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। सीता बार बार उसका माथा छू रही थी। हे भगवान, वह बोली, मेरी बच्ची को बचा लो। रामू कुछ नहीं बोल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, रामू, यह शंकर मास्टर थे, गांव के इकलौते पढ़े लिखे आदमी। पुराने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे। गुड्डी कैसी है? मास्टर ने पूछा। सीता रो पड़ी। मास्टर अंदर आए। उन्होंने गुड्डी की नब्ज देखी, फिर गहरी सांस ली। उसे तुरंत दवा चाहिए, नहीं तो। फिर वो शांत रहे। रामू घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर जी, कुछ कीजिए। मास्टर कुछ सोचने लगे, फिर बोले, मैं ब्लॉक ऑफिस जा रहा हूँ, सरकार को खबर देनी होगी। सुबह होते ही मास्टर पैदल निकल पड़े। ठंड में उनके पैर सुन्न हो गए, लेकिन वह रुके नहीं। उधर गांव में और बीमारियां फैलने लगी। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब खांस रहे थे। ललिता चाची पत्थर बनी बैठी थी। उनकी गोद खाली थी। गांव के लोग प्रधान रघुनाथ के घर पहुंचे। कुछ कीजिए प्रधान जी, लोग मर रहे हैं। रघुनाथ नजरें चुराने लगे। मैंने ऊपर खबर भेज दी है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में झूठ था। दोपहर तक तीसरी मौत हो गई, फिर चौथी। गांव शमशान बनता जा रहा था। रामू गुड्डी को सीने से लगाए बैठा था। अचानक गुड्डी ने आंख खोली और बोली, बाबा। उसने मुझे धीमे से कहा। रामू फूट फूट कर रोने लगा। अभी वक्त दूर से गाड़ी की आवाज आई। गाड़ी, इस गांव में लोग चौंक गए। धूल उड़ाती हुई एक सरकारी जीप गांव में दाखिल हुई। जीप से 2 लोग उतरे, एक डॉक्टर, एक अफसर। गांव में हलचल मच गई। क्या यह मदद या सिर्फ दिखावा? क्या यह देर से आई उम्मीद कुछ जिंदगियां बचा पाएगी? सरकारी जीप रुकते ही
पूरा बेलापुर उसकी ओर दौड़ पड़ा। लोगों की आंखों में डर था, उम्मीद थी और गुस्सा भी। डॉक्टर सीधे गुड्डी को देखने आए। उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया। कुछ पल चुप रहे। निमोनिया है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। सीता की सांस लौट आई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दवा दी और कड़े शब्दों में बोले, इस गांव में आग, कंबल और दवा तुरंत चाहिए। अफसर ने नोटबुक खोली। कितनी मौतें हुई हैं उसने पूछा। कोई बोला 4, कोई 5। अचानक ललिता चाची आगे आई। मेरे बच्चे की मौत सरकारी फाइल में लिखोगे या नहीं? उनकी आवाज़ पत्थर जैसी थी। अफसर चुप हो गया। डॉक्टर घर घर गए। कई बच्चे ठंड से जकड़े मिले। कुछ आखिरी सांस पर थे। दवाइयाँ से कुछ की जान बची, कुछ ना बच सके। शाम तक गांव में आग जलने लगी। सरकारी कंबल बटे। पहली बार लोगों ने गर्माहट महसूस की। प्रधान रघुनाथ चुपचाप खड़ा था। अफसर उसके पास गया। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? कड़क आवाज में बोले। रघुनाथ कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन उसका नाम कार्रवाई की सूची में था। तीसरी रात। ठंड उतनी निर्दयी नहीं थी। रामू गुड्डी के पास बैठा था। उसकी सांस अब नॉर्मल थी। मोनू उसके पास सिकुड़ कर सोया था। सीता पहली बार शांत दिख रही थी। सुबह सूरज निकला। इस बार उसकी रोशनी में थोड़ी गर्माहट थी। पीपल के पेड़ के नीचे फिर लोग बैठे, लेकिन आज रोना नहीं था। हरदेव काका की खाली जगह सबको याद आई। शंकर मास्टर बोले, ठंड हर साल आएगी, गरीबी भी रहेगी, लेकिन अगर हम चुप रहे तो हर साल कोई मरेगा। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार उन्होंने सिर्फ भगवान नहीं, सिस्टम को दोष दिया। कुछ हफ्तों बाद बेलापुर में एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र खुला। बच्चों को ऊनी कपड़े मिले। स्कूल फिर से शुरू हुआ। सब कुछ बदल नहीं गया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन डर नहीं था। ठंड कहर बनती है जब इंसान अनदेखा करता है, और उम्मीद तब जन्म लेती है जब कोई आवाज उठाता है। बेलापुर बच गया। सब नहीं, लेकिन बहुत से, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। तो हमें इस कहानी से यह समझ में आता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल का डट के सामना करना चाहिए, चाहे वो ठंड हो, गरीबी हो या जैसी भी सिचुएशन हो। और हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टाइटल पे स्टोरी बनाएं